हम्म। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं रेखा भारती अटूट बंधन परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बाजार और बाजारवाद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बाजार के बिना। बाजार हमें खुशियां देती है, सुकून देती है, दुखद एहसास भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हो या बड़े बातें, सारा कुछ बाजार के ऊपर हम सभी निर्भर करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस साहित्यिक मंच पर आज बाजार की बात क्यों? तो दोस्तों, आज इस साहित्यिक मंच पर हम एक खास पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ कई जाने माने साहित्यकार, आलोचक यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये पुस्तक भी है बाजार और साहित्य को जोड़ने वाली। और सबसे बड़ी बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पुस्तक की जो संपादिका है वो एक महिला है और ये पुस्तक में जो कहानियां संकलित है वो सारी स्त्रियों ने लिखी हैं। और एक केंद्र है इन कहानियों का, बाजार। क्या कुछ खास है इस पुस्तक में, वो इस परिचर्चा में आप सभी को जानने का अवसर मिलेगा। इस पुस्तक का नाम है सरे बाजार कथा बांचती स्त्रियां और इसकी संपादिका है जानी मानी कथाकार वंदना गुप्ता जी। आज इस परिचर्चा में नमस्कार। शामिल होने के लिए आज इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने वरिष्ठ कथाकार हरीश राय सर। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर मंगला रानी जी, जो जानी मानी शिक्षाविद हैं, आलोचक हैं, और डॉक्टर सुनीता जी, जो प्रतिष्ठित कथाकार और आलोचक हैं। इन सभी से इस पुस्तक पर इनकी बातें हम सुनेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं सीधे सीधे डॉक्टर सुनीता जी को आमंत्रित करती हूँ इस पुस्तक पर अपनी बात रखने के लिए। उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के बीच रख दूं। डॉक्टर सुनीता जी एमए, बीएड, पीएचडी के साथ बीटीसी भी की हैं। कला साहित्य आलोचना के साथ सोलो वुमन ट्रेवलिंग में भी इनका सतत सक्रिय रही। डॉक्टर सुनीता जी 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विविध विषय पर व्याख्यान दे चुकी हैं और जुड़ी रही हैं। इनकी पुस्तकें शोषण में हिस्सेदारी काफी लोकप्रिय रही, जिसमें इन्होंने समाज के नजरिए का गवई और महानगरीय दृष्टिकोण से सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके अलावा इनकी दूसरी चर्चित पुस्तकें रही हैं कहानी संग्रह सियोल से सरयू, कविता संग्रह शंख पर असंख्य क्रंदन आदि। इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है सियोल से सरयू कहानी संग्रह के लिए इन्हें सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा बैंकॉक से थाई गौरव सम्मान, भारत मॉरिशस साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय बाल हितैषी सम्मान आदि इन्हें प्राप्त हो चुका है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताइए कि सरे बाजार कथा बांचती स्त्रियां पुस्तक को पढ़ते हुए क्या कुछ आपने महसूस किया और बाजार और स्त्री लेखन को आप किस नजरिए से देखती हैं? बहुत शुक्रिया। और अटूट बंधन परिवार के सभी साथियों को नमस्कार। और डॉक्टर वंदना गुप्ता जी को इस महत्वपूर्ण पुस्तक संपादन के लिए पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस किताब को पाठकों के निमित्त ले जाने वाले सर्वभाषा ट्रस्ट के केशव भाई को भी उतना ही साधुवाद। एक महत्वपूर्ण किताब धीरे धीरे समाज तक कैसे पहुंच सकती है, उसमें लेखक, पाठक और प्रकाशक तीनों की भूमिका अहम होती है। जब मैं इस किताब की बात कर रही हूँ, इस किताब को मेले में लाने के साथ ही मैं पढ़ गई थी और लोगों से इसके बारे में मैं चर्चा करती रही। इस किताब को मैं 3 बिंदुओं पर सिर्फ देखना चाहूंगी। अगर मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगी: संपादन इतिहास, शैली, आवश्यकता और चयन। दूसरा, वंदना जी की चयन दृष्टि और कथा का अन्वेषक नजरिया। तीसरा और अंतिम बिंदु जो रखूंगी वो है वर्तमान समय में संपादन विवेक के स्थान पर फैशन
क्यों बनता जा रहा है? इस फैशन के बदलते आयाम में वंदना जी का संपादन दृष्टि औरों से अलग क्यों और किस तरह से? ये मेरे बात के लबो-लुआब 3 बिंदु होंगे। यह 3 बिंदु में बाँटने की वजह ये रही कि जब हम संपादन की बात करते हैं, तो हमें फौरी तौर पर लगता है कि किसी किताब का संपादन करना कितना सरल काम है। और सूचना क्रांति के समय में सभी के हाथ में मोबाइल है और कहानियाँ या रचनाएँ टाइप्ड होती हैं। माँगना, संपादित करना बहुत आसान है और हो भी रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। लोकप्रिय कहानियाँ, संचयित कहानियाँ, लंबी कहानियाँ, विषय अंतर्गत कहानियाँ या कविताएँ या उपन्यास के अंशावली भी अब प्रकाशित होने लगे। इस प्रकाशन के भीड़ में अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ और अपने संपादन के थोड़े इतिहास के दौर में जाएँ, तो हमें लगता है कि सर्च इंजन के एल्गोरिदम से बहुत पहले एक आरंभिक मौखिक साहित्य हुआ करता था। उस मौखिक साहित्य को संकलित करने का जो उपक्रम शुरू हुआ, वह उपक्रम ही एक बढ़िया संपादकीय के प्रस्थान बिंदु के रूप में हमारे सामने है। उसमें रामायण महाभारत को भी हम डिकोड कर सकते हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब ह्यूमर ने यूनान के लिए एक इलियड लिखा, उसको पूर्णतः पुस्तक की बजाय एक संपादित पुस्तक के रूप में ज़्यादा जाना गया। वहीं से मुझे लगता है कि नींव पढ़नी शुरू हुई थी। तमिल संगम साहित्य सबसे पुराना है जो 300 ईसा पूर्व से शुरू होकर 300 ईस्वी तक आता है और उस इतिहास में हम मेसोपोटामिया के एक इल्गेमिस महाकाव्य को देखते हैं जो लगभग 2100 ईसा पूर्व में संपादित किया गया था। इन संपादित संकेत सूत्रों में जब मध्यकाल की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो 16वीं-17वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब को भी गुरु अर्जुन देव ने संपादित ही किया था, जो आज एक धर्म समुदाय का मुख्य मुखोपत्र के रूप में पढ़ा जा रहा है और उसे हम एक सदग्रंथ के रूप में पढ़ रहे हैं अपने बिल्कुल रामायण महाभारत की तरह। मध्ययुगीन यूरोप में बाइबल भी संपादित ग्रंथ के रूप में आया। इन सब चीजों का जिक्र करने के पीछे मेरी एक खास वजह यह है कि जब हम आधुनिक समय में आते हैं और मुद्रण की क्रांति आती है 15वीं शताब्दी में, तब यूरोप में गुटेनबर्ग प्रेस की स्थापना होती है और वहां पर 1440 में कहानी संपादन की सबसे पहले नींव रखी गई और कहानियों को संपादन के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समाज संवर्ग से जोड़ने का जो सतत प्रयास हुआ, दरअसल आज उपभोक्तावादी दौर के भूमंडलीकरण का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में वंदना जी ने एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी है। कुल जमा पहली बिंदु मैं ये कहना चाह रही थी। उसमें जब हम 18वीं शताब्दी की तरफ जाते हैं, तो हमें ग्रिम्स फेयर टेल्स की 1812 में बच्चों के लिए जर्मनी में संपादित जो किताब थी, वो बच्चों के संपादित किताब का इतिहास का उन्वान बना था। यह उन्वान क्यों बना? क्योंकि भारत में 19वीं सदी में जब रेनेसां बंगाल से शुरू होता है, उस दौरान बंग दर्शन संपादन के तौर पर ही हमारे सामने आया था और उसने क्रांति चेतना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक समय था जब कहानियां, कविताएं या आलेख, कोई भी चीज एक तटस्थ संपादक के नजर से होकर ही गुजरती थी। इससे कोई नहीं बचा रहा। शायद ध्यान होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाएं भी उस जमाने में संपादित की जाती थीं ताकि भाषाई स्तर पर पाठक को भाषा के अवरोध से न गुजरना पड़े। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए भाषा का स्तर बहुत ध्यान रखा जाता था, तो उस समय उनकी भी रचनाएं संपादित होती थी। जब हम 1800 बाद में आते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने एक मुद्रणालय की स्थापना की। उन्होंने बंगाली साहित्य के प्रकाशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में हिंदी के लिए भी एक स्वर्णिम कदम के तौर पर देखा जा सकता है।
और 20वीं शताब्दी आते-आते तो संपादन में एक कह सकते हैं कि भूचाल ही आ गया और उसमें हंस और माधुरी की भूमिका बड़ी अहम रही। एक समय था विष्णुराव पराडकर जी समाचार पत्रों के संपादन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ, क्योंकि संपादकों के द्वारा जो भाषा सृजित किए गए या जो पदावलियां सृजित किए गए वो भविष्य में और आज भी वर्तमान में निवर्तमान में भी हमारे बीच में उनके अपने स्थान है और प्रयोग हो रहे हैं और उसे हम प्रयोग करने से नहीं बचते। अब आते हैं हिंदी के उस युग की तरफ जिसमें संपादन का स्वर्ण युग दिखाई देता है, वो है भारतीय साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र। जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे तो डॉक्टर नागेंद्र का यह किताब सभी विद्यार्थियों के लिए, कमोबेश आज के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ करता था, सूचना ग्रंथ। और सूचना ग्रंथ किस तरह का कि हम अतीत, वर्तमान, मध्यकाल या इतिहास से या साहित्य के उस दुनिया से अवगत हो पाते थे जिससे प्रायः कंटेंट कोर्स कंटेंट में वह अवेलेबल नहीं था। उसकी सुविधा डॉक्टर नगेंद्र हमें उपलब्ध कराते हैं, जिसकी इमारत, मजबूत इमारत अगर हम कहें तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जब आधुनिक काल लिखते हैं उसमें संपादन दायित्व पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग उठाते हैं, तब ऐसा लगता है कि संपादक होना कोई झाल मुड़ी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करने में वंदना जी सफल रही। द आर्ट ऑफ एडिटिंग बुक्स ऑफ प्रिंस 1969 में जब आया तब उस समय संपादन की गंभीरता पर प्रश्न खड़े किए गए, चिंतन मंथन किए गए और चिंतन मंथन में 3-4 बिंदुओं को कोड डिकोड किया गया। पहला, रचना का चयन, रचना का अंतर पाठ, तीसरा उसकी भाषा और चौथा पाठक के समग्र दृष्टि को संपन्न करना। जब मैक्सवेल पार्किंसन ने एक बार एफ स्कॉट की रचना का संपादन किया था तो कोई भी लेखक हो उसको लगता है कि हमारी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, संपादक इसे कैसे संपादित कर सकता है। लेकिन फिट्जरोगेराल्ड ने बाद में स्वीकार किया कि अगर मेरे इस उपन्यास का संपादन नहीं किया गया होता तो शायद बहुमुखी पाठकों तक यह पहुंचने में सक्षम नहीं होता। तो इतिहास के दृष्टि से अगर हम इस वर्तमान के किताब पर आए, सरे बाजार कथा बांसती स्त्रियां, तो हमें लगता है कि इसके समग्रतम पक्ष को बहुस्तरीय परतों में देख सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ। स्वागत है आपका। और जब इस किताब को पढ़ती हूँ तो 3 नए बिंदुओं से टकराती हूँ, या ये कहिए कि मैं मिलती हूँ। पहला, स्त्री, दूसरा बाजार, तीसरा भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, उदारवाद। क्योंकि भूमंडलीकरण को हम उपभोक्तावाद से अलग नहीं कर सकते और उपभोक्तावाद को उदारवाद से हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि यह सभी कहीं न कहीं बाजार केंद्रित है। और बाजार केंद्रित रचना का मूल्यांकन करने के लिए सबसे जरूरी था बाजार के इंटरनेशनल एल्गोरिदम को समझना, जो बन्ना जी अपने संपादकीय के मुख्य बिंदुओं में लिखती हैं। इन्होंने एक लाइन जो कही है, मुझे लगता है उनके संपादकीय का यही मुख्य प्रस्थान बिंदु है। वो लिखती हैं, कहानियों से एक पाठकीय संवाद किया है, अनुभव और संवेदना की जमीन पर ये कहानियां मुझे बाजार के वर्चस्व के विरुद्ध एक सार्थक हस्तक्षेप की तरह लगी। यह एक कुशल संपादक के विवेक की पहचान है कि उसने अपनी बात कह दी है कि रचना की चयन हमने क्यों और किस लिए किया। जब आप रचना के ऊपर इनकी बातों की तरफ आते हैं तो सभी कहानियां मैंने बहुत पहले पढ़ रखी थी, तो कहानियों को पढ़ने की मैंने जरूरत नहीं समझी। लेकिन वंदना जी की दृष्टि को पढ़ करके एक बात स्पष्ट हुआ कि इनकी पठनीय बोध इन कहानियों को सिर्फ फौरी तौर पर इन्होंने नहीं देखा बल्कि गहनता से अन्वेषण किया।
इसीलिए मैंने दूसरा बिंदु रखा था वंदना गुप्ता जी का चयन, दृष्टि और अन्वेषण का नजरिया। एक छोटी-सी बात रखती हूँ, जब वो मधु कांकरिया की कहानी का चयन करती हैं, नंदीग्राम के चूहे। वो लिखती हैं, राजनीतिक गतिविधियों के यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा करती हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने ढंग से बदलने का प्रयास भी करती हैं। यह दोनों बात ही उनके सूक्ष्म अध्ययन का पता दे रहे हैं कि दरअसल जब सिंगूर टाटा मोटर्स की नींव रखी जा रही थी, वह समय 2007 था। हम बाजार के बीच में थे और बाजार के बाहर भी थे। दरअसल हम बाजार में तो प्रवेश 90 के दशक में ही कर गए। यह बात और है कि बाजार नित नवीन आविष्कारों से हमें चमत्कृत कर रहा है। अब हाल ही फिलहाल में देखिए कि जब नेट पैकिंग, नेट जनरेशन की बात करते हैं, तो एक नई जनरेशन आई है जिसे हम कह सकते हैं रील इंडस्ट्री जनरेशन। और इस रील इंडस्ट्री जनरेशन से हम भगत सिंह आजाद के जमाने के यूथ से कभी भी कंपेयर तो नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि वह दौर अलग था और यह दौर अलग है। बाजार उन्मुख समय में या तो हम बाजार से कदम मिलाकर उसके साथ चल सकते हैं, या फिर बाजार का प्रतिपक्षी बन करके हम होरी की तरह लड़ने को विवश भी हो सकते हैं। बाजार में खड़े होकर बाजार के विरुद्ध बात तो कर सकते हैं, लेकिन बाजार जनित प्रोडक्ट से अपने आप को कैसे दूर रखें? इन सारे सवालों और तत्वों और तथ्यों से सभी कहानियां टकराती हैं, और सभी कहानियों पर अपनी दृष्टि रखते समय आखिर में एक अंडरटोन में यह खत्म करती हैं। पन्ना जी की यह खास बात मुझे अच्छी लगी कि किसी भी संपादक का एक अंडरटोन तो होना ही चाहिए कि हम उसे कैसे फिनिश कर रहे हैं। एक जगह ये लिखती हैं, मंधु कांकरिया ने मुख्य पात्र के अवचेतन में उठते सवालों को साहित्य के मुख्य सरोकारों से जोड़ा है। दरअसल कोई भी रचना समाज के सरोकार से अगर नहीं जुड़ती है, तो कमोवेश वह समाज विमुख होती है, या कल्पना के उस उन्वान पर होती है जिसे हम कहते हैं कि रोमांटिसिज्म का एक हिस्सा है, लेकिन यथार्थवाद से परे। और वह यथार्थवाद ही समय को एक्सेप्टेंस दे सकता है या फिर खारिज कर सकता है। यह बात सर्प पुरुष में यह खुद उल्लेखित करती हैं। एक लेखक की एक से अधिक कहानी चयन का मुझे कुछ खास वजह नहीं लगा। हो सकता है बन्ना जी के दिमाग में कोई खास वजह रही हो। मुझे लगता है कि संपादन में एक व्यक्ति की एक से अधिक कहानियां अगर सम विषय पर हैं, समानांतर विषय पर हैं, बेशक उसका दिशा कुछ और हो, कहन का शैली अलग हो, या फिर उसमें कोई सूक्ष्म नए तत्व को उठाया गया हो, फिर भी एक लेखक की एक कहानी और अन्यत्र कहानियों को चिन्हित कर देना ही पर्याप्त होता है। और ऐसा यह संपादक के अपने चयन का मसला हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में है कि उसकी जगह 6 और नए लेखक इनके निकट से गुजरते, तो शायद 6 और नई कहानियां पाठकों तक पहुंचती, और पाठकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण होता कि वंदना जी किस तरह से देख रही हैं। इस किताब की खास बात यह भी रहेगी कि जो विद्यार्थी शोध करते हैं या शोध परक विषय का चयन करते हैं, उनके लिए यह फुटनोट की तरह काम करेगा। चाहे वो अपना सिनॉप्सिस बना रहे हों, या सिनॉप्सिस के बाद चैप्टराइजेशन कर रहे हों, या चैप्टराइजेशन के बाद थीसिस को कंप्लीट की तरफ ले जा रहे हों, उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तरफ काम करती हैं। एक जगह वंदना जी लिखती हैं, बाजार ने स्त्रियों को खिलौना बना दिया है। संभवतः यह एक विरोधाभासी वाक्य मैं मानती हूँ। बाजार ने स्त्रियों को खिलौना बना दिया, या स्त्रियों ने बाजार के साथ खेलना सीख लिया। यह 2 बातें हैं।
मेरी नजर में स्त्रियां खिलौना बनने के स्थान पर बाजार से खेलना सीख गई हैं, और जो नहीं सीख पाई हैं या सीखने के क्रम हैं, उनके सामने दो तरह की दुविधाएं हैं। एक है सामाजिक पारंपरिक, दूसरा है सांस्कृतिक आर्थिक, जिसका पता अगली ही कहानी में जब प्रियंका चोपड़ा विश्व सुंदरी बनने जाती हैं, उर्मिला सीरीज जी उस कहानी को कितना खूबसूरती से बुनती हैं, वह तथ्य अपने आप उजागर हो जाता है कि एक ग्रामीणांचल की बच्ची वैश्विक पटल पर पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कि बाजार ने उसे बेशक खिलौने की तरह यूज करने का सोचा, कंपनियों ने भी सोचा, अपने पैसे खर्च किए, लेकिन क्या इतना ही था? शायद प्रियंका चोपड़ा एक मात्र स्त्री नहीं है, बल्कि स्त्रियों की पूरी श्रृंखला है। जब हम बहुत पहले जाते हैं, तो सची रानी गुरटू से लेकर के या फिल्मी दुनिया में अगर हम प्रवेश करते हैं, तो प्रथम स्त्रियों के तौर पर गंगूबाई से लेकर के स्मिता पाटिल तक स्त्रियों ने बाजार को कैसे जीना सीखा। एक बार अपने साक्षात्कार में स्मिता पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था, पोस्टर को लेकर के सवाल किया गया था, वो दूरदर्शन पे उन्होंने कहा था कि अगर पुरुषों के पोस्टर लगा भी दिए जाएं तो फिल्म बिकेगी कैसे, है क्या दिखाने के लिए? यह बात उस जमाने में स्मिता जी के लिए कहना सरल तो नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में जिस तरह से हम शारीरिक पक्षों के सभी बिंदुओं पर बात करने लगे हैं, यौनिकता से लेकर हर सूक्ष्म बिंदु पर बात होने लगी है खुले तौर पर, ऐसे समय में सिर्फ हम बाजार को तो दोष नहीं दे पाएंगे। जो मेरा निज अनुभव है, हम बाजार को तो दोष नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, बाजार जनित सुविधाओं का उपयोग करने के होड़ में हम अपने ही पर्यावरण का क्षरण कैसे कर रहे हैं, इसका दोषी तो हम सबको होना होगा और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। जब पूनम सिंह एक कहानी लिखती हैं, बागवा आया गुलिस्ता में किस्सा याद आया, यह बहुत प्रतीकात्मक शीर्षक है। और अगर रामडीह गांव केंद्र में है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर गांव केंद्र में है। इसकी वजह यह है कि इत्र की नगरी बिहार तो नहीं है, लेकिन इत्र पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध तो है अवसरों पर। और बेशक हम उसे नए जमाने में परफ्यूम कह लें, लेकिन उसके गंध से अपने आप को बचा तो नहीं पाए हैं। और यह कहानी आजादी के मस्तानों की कहानी, एक फौरी तौर पर शीर्षक से आपको रोमानियत का एहसास तो हो जाएगा, लेकिन कहानी आपके अंदर एक वो टीस पैदा करेगी कि क्या अंग्रेजों से देश को आजाद करना ही क्रांति थी, या आजाद होने के बाद जो शोषण की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, उनके लिए क्रांति के द्वार कैसे खुलेंगे? एक युवा कंपनी की स्थापना की परिकल्पना करता है, तो वह सिर्फ परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि उस परिकल्पना के पीछे बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की भी एक बड़ी मुहिम की तरह देखी जा सकती है। चूंकि मुझसे कहा गया था कि 15 से 17 मिनट में अपनी बात रखनी है, तो मैंने शायद सीमा का अतिक्रमण तो कर ही दिया होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने शुरू में ही कोट किया था कि वर्तमान समय में संपादन विवेक के स्थान पर फैशन बनता जा रहा है। इसके कहने के पीछे मेरी बहुत ठोस वजहें थी। संपादित रचनाएं मैं निरंतर पढ़ती हूँ। पढ़ने की वजह यही होती है कि एक संपादक किसी रचना को किस तरह से देख रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है। फैशन शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि कोई विषय जब हमारे सामने आता है या टकराता है, तो हम उससे संबंधित रचनाओं की तलाश करते हैं और एक अपनी फौरी तौर पर बात लिख करके प्रकाशक को दे देते हैं, और प्रकाशक तक वो रचना पहुंच जाती है और प्रकाशित भी हो जाती है। निराशा तब होती है जब
उस किताब को किसी शोधार्थी को रिकमेंड किया जाए, तब सच्चाई का पता चलता है। तो चंद्र किरण जी अक्सर कहती थी, जहाँ जाए भूखा वहां पड़े सूखा। जब एक भूखा शोधार्थी ऐसी किताबों के महल में या प्रांगण में प्रवेश करता है, तब उसे एहसास होता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस मामले में वंदना जी ने बहुत सावधानी बरती। उन्होंने बहुत लंबा समय लिया होगा, क्योंकि एक-एक रचना को पढ़ना, पढ़ करके अपनी दृष्टि रखना, फिर उस रचना के उस तत्व को छूना जो मूल तत्व इस रचना के प्राण तंतु हैं। और प्राण तंतु के तौर पर किरण सिंह की भी 2 कहानियां शामिल किया है इन्होंने। 2-2 की संख्या ज्यादा है, मुझे लगता है कि 2 और नए लोग आ सकते थे। एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस संचयन की है, उसके लिए मैं अलग से साधुवाद देती हूँ आपको वंदना जी। आपकी भाषा बहुत सरल है, संश्लिष्ट होते हुए भी पढ़वाने का मादा रखती है। और हर कहानी पर, चूंकि सभी कहानियां बाजार से टकरा रही हैं, लेकिन आपके कथ्य बाजार के केंद्र में होते हुए भी बाजार से भिन्नतर होके चल रहे हैं। सभी कहानी का एक, अगर मैं कहूँ, एक शब्द में कहूँ कि केंद्रीय भाव बाजार है, लेकिन क्या बाजार ही सिर्फ है? नहीं। बाजार में मानवचित, मानव जनित मूल्य, संवेदना, उठापटक, जीवन के संघर्ष, जद्दोजहद, नाम, पहचान और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जो एक हड़बड़ाहट भी है, छटपटाहट भी है, उन सभी हड़बड़ाहटों और छटपटाहटों को बड़े संतुलित तरीके से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। और जब एक रचना दूसरे रचना के साथ आ रही है, तो बाजार तो वही है। लेकिन अब जैसे बन्ना वाजपेयी जी की कहानी है 10,000 का फोन, उसके पहले रजनी गुप्त जी की कहानी भी इंटरनेट के उसी एल्गोरिदम पर है, लेकिन दोनों की शुरुआत में कहीं टकराहट नहीं। इसी तरह से इन्होंने जितनी कहानियों का चयन किया है, एक कहानी की भूमिका में दूसरी कहानी के शब्दों का ना तो दोहराव है, ना ही भटकाव है। यह एक कुशल संपादक की सबसे बड़ी खासियतों में से एक देखती हूँ। मैं नागेंद्र जी को बार-बार इसलिए भी याद रखती हूँ कि एक अच्छा संपादक खराब रचना को या फिर कमजोर रचना को भी एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु दे सकता है। वर्तमान में संपादक नाम का जीव लगभग खत्म है। आप रचना भेजिए, आपको 2 सेकंड में उत्तर आ जाता है कि आपकी रचना का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, कृपया कहीं अन्यत्र भेज दें, या फिर उत्तर ही नहीं आता कि गुंजाइश है लेकिन हम छाप नहीं सकते। पहले के समय में ऐसी स्थितियां नहीं थी, बल्कि बाकायदे संपादक रचना पढ़ते थे और कमी बेसी होने पर बताते थे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें समय के साथ बदली हैं, और बदलाव की वजह मुझे लगता है कि हमारे सूचना क्रांति के विस्तार ने लिखने की जो सहूलियत दे दी है, सुविधाएं दे दी हैं। और लेखक के पास भी हड़बड़ाहट है और संपादक के पास दबाव है, इसका भी प्रभाव है। लेकिन सभी दबावों, प्रभावों से मुक्त होते हुए बन्ना जी ने एक अच्छी किताब संपादित की है, और इस किताब की सराहना मुक्त कंठ से सराहना करते हुए मुझे कोई भी संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि एक अच्छी किताब जितना ज़्यादा विद्यार्थियों तक, लोगों तक, पाठकों तक और लेखकों तक पहुँचे, संभवतः वह एक सीख देने वाली ही साबित होगी। मैं अपनी बात यहीं रोक विराम देती हूँ। बाकी तत्वों पर मैंने लिख कर रखा हुआ है, बन्ना जी को किसी और माध्यम से जल्द ही अवगत कराऊँगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया और पुनः बधाई और शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद मैम। आपका वक्तव्य बहुत ही सारगर्भित रहा और जानकारी से भरा रहा। आपने इस बाजार के साथ साहित्य के इतिहास को भी वर्णित किया। 3 अलग-अलग महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने बताए और उसकी जो बातें आपने बताई, वो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक भी रहा है। बहुत आभार आपका। अब मैं अपने अगले वक्ता की तरफ बढ़ती हूँ।
और हमारे बीच है डॉक्टर मंगला रानी जी। उनको मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी। उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके बीच रख दूं। हालांकि हम सभी उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके बारे में बता दूं कि इन्होंने हिंदी में एमए पीएचडी डीलिट किया है। ये वर्तमान में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है एवं हिंदी विभाग की अध्यक्ष भी हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य मूल्य अन्वेषण, धर्म एवं दर्शन, जीवन के मूल्य, हमारी संस्कृति, मूल्यों की अमूल्य परंपरा। उसके अलावा है अक्षर मोती का नजराना, कविता संग्रह, दिशाएं गा उठती हैं, कविता संग्रह। और इसके अलावा भी कई किताबें हैं जो उन्होंने लिखा है और प्रकाशित हो चुकी है, हमने उन्हें पढ़ा भी है। इनकी पुस्तक धर्म एवं दर्शन में जीवन के मूल्य बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र विभाग में यूजी के प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। इन्होंने बहुभाषी पत्रिका विमर्श के साथ अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। देश के साथ ये विदेशी मंचों पर भी काफी सक्रिय है और यहाँ वो अपने व्याख्यान देती रहती हैं। और इसके साथ विदेशी मंचों पर, देश के मंचों पर भी इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। शोध निर्देशन के अलावा रेडियो और दूरदर्शन में भी यह निरंतर सक्रिय रहती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और कृपया बताइए कि सरे बाजार कथा बाजती स्त्रियां पुस्तक पर आपके क्या विचार हैं? बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। वंदना से मैं एथेंस में मिली थी और डॉक्टर वंदना जी को मैं एक श्रेष्ठ कवयित्री के रूप में जानती थी, लेकिन इनका एक ये जो नया पहलू उभर के आया है उसने मुझे सचमुच भाव गदगद कर दिया है। मैंने इनका गद्य नहीं पढ़ा था पहले। जरा मैं चश्मा बदल लूं, दिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये किताब मुझे वंदना ने दी अभी सिलीगुड़ी में। अभी हम मिले थे कुछ ही दिन पहले। तो इस किताब को मैं आद्यांत पढ़ गई। एक तो इसमें जो कथा लेखिकाएं हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। इनमें से ज्यादातर को मैं जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से। और कहानी इधर के समय में पढ़नी छोड़ दी थी, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियां समक्ष आती थी कि मैं उसकी भाषा, कथ्य वगैरह से मैं असंतुष्ट रहती थी, तो मैं कहानी पढ़ नहीं रही थी इधर के समय। तो जब ये किताब मिली मुझे और मैंने एक साथ ऐसे लोगों को पढ़ा, सचमुच वंदना ने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहले मैं वंदना जी के समीक्षा दृष्टि पर ही बात करूंगी, क्योंकि एक कवयित्री जब समीक्षक बनती है तो कौन कौन से और स्वाभाविक गुण इसमें घुल मिल जाते हैं समीक्षा के दृष्टिकोण में। तो मैं सबसे पहले इनकी बहुत प्रशंसा करूंगी कि ये बहुत गहराई से चीजों को पढ़ती हैं। मतलब अध्ययन की गहराई इनके लेखन में दिखाई पड़ रहा है। ये पढ़ती ही नहीं है, बहुत गुनती हैं, बहुत चिंतन करती हैं, बहुत विश्लेषण करती हैं। तभी इनके मन में यह विचार आया होगा कि महिलाओं पर एक आक्षेप लगता रहा है कि ये अपनी सीमाओं से आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। महिलाओं के ऊपर हमेशा ही यह कहा जाता रहा है, खास तौर से पुरुष तत्व कहते रहे हैं कि महिलाओं की अपनी सीमा है, इनके विषय की अपनी सीमा है और ये घर परिवार और अपने ही दुख दर्द से आगे नहीं बढ़ पाती है। वंदना जी ने तलाशा कि महिलाएं क्या क्या कुछ लिख रही हैं, क्या क्या। मैं तो दंग रह गई इस पुस्तक में कथाकारों की का विषय वस्तु देखकर। जो उन्होंने खोज खोज कर बाजारवाद से संबंधित चीजें लाई। वंदना ने 12, अभी सुनीता जी ने कहा कि 17 कहानियां हैं तो 17 कथाकार हो सकते थे, लेकिन कभी कभी चुनने में ये दिक्कत हो जाती है। जिसको हम प्रेम करते हैं तो एक ही क्यों 2 ले लेते हैं, 2 ही क्यों 3 ले लेते हैं। मन आग्रही हो जाता है कि और ले लें और ले लें। तो वंदना जी के साथ शायद यही हुआ होगा। बहुत विश्लेषण करके इन्होंने एक क्षेत्र चुना, बाजारवाद। आज बाजारवाद, आज क्या, बाजारवाद हमेशा से रहा है। हमारा नजरिया
हमारे अंदर वह बाजारवाद कैसे प्रवेश कर गया है, हमारी जीवन शैली में, हम में, हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, घर परिवार में, राष्ट्र में, हर जगह आप देखेंगे बाजारवाद प्रवेश कर गया है। और ये कथाएं अलग अलग पहलुओं को लेकर आ रही हैं, अलग अलग चीजों को लेकर आ रही हैं। हर कथा में बाजारवाद का एक नया पहलू दिखाई दे रहा है। पहले भी हम देखा करती थी ये बाजारवाद कैसे। एक कहानी में मैंने पढ़ा, दिन के समय में, इसकी कहानी है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। दिन के समय में महिलाओं को खींचती थी ये वृत्तियां कि वो जो दरवाजा नॉक करके लोग आते थे और सामान बेचा करते थे, तो महिलाएं कैसे उससे प्रभावित होती थी और वह बाजार कैसे पलता फूलता था, यह इन्होंने देखा। फिर एक मरता हुआ व्यक्ति जो मर रहा है, उस मरते हुए व्यक्ति में भी बाजारीकरण देख लेना, इसका फायदा उठा लेना, इसमें प्रोफेशनलिज्म देख लेना, यह मतलब अंदर से संवेदना जिसके भी होगा उसके आंसू निकल आएंगे जब हम सर्पदंश कहानी पढ़ेंगे। सर्पदंश में एक व्यक्ति किस प्रकार मर रहा है, तड़प रहा है। मैं कहानियों के विश्लेषण में न जाकर वंदना जी की दृष्टिकोण पर ही केंद्रित रहना चाहती हूँ कि इन्होंने किस प्रकार कहानियां चुनी और एक जगह एकत्रित की। बाजार से संबंधित कहानियां हैं, अभिव्यक्ति कैसी है, अभी सुनीता जी ने इशारा किया इनकी भाषा की ओर। किसी भी चीज को पढ़ लेना, विश्लेषण भी कर लेना, लेकिन उसे उसी रूप में अभिव्यक्त कर देना, यह शैली देखकर भी मुझे बहुत आनंद हुआ। वंदना जी, आपने जिस प्रकार हर कहानी की समीक्षा की है और उसके अंदर से नवनीत निकाला है और उसमें जो बीज चीज है उसको आपने प्रकाशित किया है, यह अन्यतम है। मैं कह सकती हूँ यह अन्यतम है कि आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, बहुत प्रभावात्मक अभिव्यक्ति दी, और इससे सच में शोध करने वाले बच्चों को बहुत बहुत सहूलियत होगी कि आपने हर कहानी की अंतरात्मा अपनी समीक्षा में रख दी है। आपके अंदर एक समीक्षक तो है ही, एक कवि है, और वह कहाँ कहाँ आहत हुआ है यह भी हम आपकी समीक्षा में देख पाए हैं। आपने कहाँ कहाँ अपना आहत स्वर दिया, कहाँ कहाँ आपने पीड़ाएं अभिव्यक्त की, यह भी देख पा रहे हैं। मुझे पूनम जी की कहानी पढ़ते हुए आज की मोनालिसा याद आती है, जब कुंभ में एक मोनालिसा आती है और उसके पीछे हुजूम चल पड़ता है, और किस प्रकार आज भी मैं कभी कभी देख लेती हूँ, उसकी तस्वीरें बदल गई, उसके चेहरे बदल गए, उसके भाव भंगिमाएं बदल गई और वह व्यक्तित्व बदल गई। तो बाजार ने उसको क्या से क्या कर दिया। वो एक भोली भाली सी बच्ची जिसके पीछे सच में खूबसूरत थी, अब वो मुझे खूबसूरत भी दिखाई नहीं देती। अब मुझे वो पेंट के नीचे दबी हुई सी एक महिला दिखाई देती है। तो मुझे वो एक कहानी इसके अंदर वो है, जब उसे कहा जाता है कि तुम बहुत सुंदर हो तो तुम क्यों नहीं सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जाती हो। तो ये कहानियां तो मैंने सब पढ़ ली हैं, पर लेखिकाओं में गड्ढमड हो गया है कौन सी कहानी किनकी है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि सौंदर्य भी एक बाजार बन गया, और हमारे खूबसूरत, हमारे आंतरिक सौंदर्य को, हमारे उस एस्थेटिक्स को कहाँ से बाजार ने घेर लिया, बांध लिया और उसको एक फ्रेम में कर दिया, एक फ्रेम में कर दिया जिससे पैसे आए, बाजार बड़ा हो, वह व्यक्ति भी कमाए, वह समाज भी कमाए, वह देश भी कमाए, मॉडलिंग हो। तो ये सब चीजें एक स्त्री को स्त्री नहीं रहने देती, ये चीजें स्त्री को एक वस्तु बना देती हैं, और इस वस्तु की ओर किस प्रकार कथाकार ने प्रकाश डाला है। बहुत सारी कहानियां हैं, वह मुझे एक कहानी बहुत स्पर्श करती है जिसकी चित्रात्मकता, जिसका प्रवाह, वो है ब्रह्म राक्षस। वो कहानी मैं पढ़ती गई और अंदर से कई बार मैं कितना घुटता हुआ महसूस करती हूँ। तो गजब कहानी है, वह गजब ही कहानी है कि
जो चित्र उपस्थित होते हैं उसके अंदर कैसा व्यवसायीकरण है, कैसा बाजार है। आदमी को, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। मनुष्य को न जाने कौन सा दानव, कौन सा राक्षस बना देता है। वह मनुष्य जो एक अंदर से कितना संवेदनशील है, उसके अंदर क्या कुछ नहीं घटित होता, लेकिन इनको शब्दों में पिरोना, इसको विश्लेषित करना हम सबके समक्ष बिल्कुल ही पानी की धारा की तरह बहा दिया। एक चित्र सा खिंचा और लगा जैसे सिनेमा देख रहे हैं। तो मुझे वह कहानी बहुत टच करती है और मैं चाहती हूँ कि ब्रह्म राक्षस की खूब चर्चा हो। बहुत सुंदर कहानी है और ऐसी कहानियां कम सामने आती हैं, तो मैं बहुत पसंद कर रही थी उस कहानी को। बहुत सारी लगभग सभी कहानियां मैंने इधर कुछ रिसर्च करवाए थे, बिहार के कथाकारों को दृष्टिकोण में रखकर और महिला कथाकारों को दृष्टिकोण में रखकर। सच है कि वंदना जी ने यह भी सोचा कि महिलाओं को क्यों ना प्रकाश में लाया जाए। महिलाएं अगर महिलाओं के लिए सोचें और उनके सच्चे प्रकाश, सच्ची प्रतिभा को समक्ष लाएं, ना कि हम फेवर करें, पक्षपात करें और पक्षपात में 4 लाइन लिख डालें। इससे अच्छा था कि इन्होंने तटस्थ होकर कुछ कहानियां समक्ष रख दी हम लोग जैसे पढ़ने के लिए। मैंने बिहार के कुछ लोगों को चुना था, उसमें नाम लूं या ना लूं पता नहीं, मैं कह सकती हूँ कि मुझे सिनी वाली पसंद है, मुझे गीताश्री की को भी मैंने उसमें रखा था। बिहार के कुछ उषा किरण खान पर तो बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन उनको भी उस कहानी में, उस शोध में मैंने रखा है। और 2 एक बिहार की नीलाक्षी हैं, रूपा सिंह को भी ऐड किया था। तो ये क्योंकि वो मूल रूप से बिहार की हैं लेकिन बाहर में पढ़ा लिखा रही हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी कहानियां सच में श्रेष्ठ थी और बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे अब खोजना नहीं पड़ेगा। बहुत बार जानकारी नहीं होने के कारण हम बहुत लोग छूट जाते हैं। तो वंदना जी ने सबको समेट कर, भले ही 12 ही लोगों को, हम और सुनीता जी अपेक्षा करेंगे कि इसकी दूसरी कॉपी आए और इसमें और 12 लोग आ जाएं और उन कहानियों को हम पढ़ें और महिलाओं को विशेष रूप से जाने कि महिलाएं क्या कुछ लिख रही हैं। मुझे 15 मिनट का ही समय था, लेकिन 15 मिनट में मैं यह जरूर कहूंगी कि यह एक शोधपरक पुस्तक बन पड़ी है। इसमें समीक्षक ने एक नए दृष्टिकोण से, मेरे नजर के समक्ष एक कविता संग्रह निकली थी जिसमें कि हर कविता के साथ साथ एक समीक्षा की जा रही थी। मेरे ही विश्वविद्यालय के किसी एक समीक्षक ने एक कवि के साथ मिलकर एक किताब निकाली थी और यह नई परंपरा मैं देख रही हूँ कि 12 कथाकार हैं और उनकी समीक्षा भी साथ साथ चल रही है और बड़ी समृद्ध समीक्षा चल रही है। तो मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी। सारी कहानियों पर अलग अलग विश्लेषण करना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं समीक्षा के एक समीक्षक होने के कारण यह जरूर महसूस कर रही हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारे समक्ष आई है जिसमें कथाकारों को इस प्रकार चयनित करके पिरोया गया है और बहुत समृद्ध भाषा में, बहुत ही तटस्थता से। समीक्षक का यह भी बहुत बड़ा गुण होता है कि वह तटस्थ रहे, वह उसके अंदर कोई पक्षपात ना हो, कोई वाद ना हो, कि कहीं किसी विमर्श से प्रेरित ना हो। आजकल विमर्श का भी बहुत चलन हो गया है और अलग अलग विमर्श लेके मैं देखती हूँ कि गाड़ी से उतरती हैं, सेंट लगाती हैं, बड़े बड़े बैग टांगती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, लेकिन वह भी अपने आप को पीड़ित नारी दिखाती हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है। हम कहीं से पीड़ित नहीं, महिलाएं कहीं से पीड़ित, अब कोई दलित नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, सब बराबर है। सबको बहुत सारे अवसर मिल चुके हैं और सब बराबर में। हम लोग अपने माता पिता के किए को क्यों मिट्टी में मिलाए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतने प्रेम से, इतनी आशाओं से पढ़ाया लिखाया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पीड़ित हैं? और हम एक समाज बना रहे हैं जिसमें कोई पीड़ा नहीं है, सिर्फ अवसर ही अवसर है। महिलाओं के लिए बहुत अवसर है। कथा के क्षेत्र में ही नहीं, उपन्यास भी बहुत लिखे जा रहे हैं, कविताएं भी बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं और सबको इसी प्रकार प्रकाश में लाना समीक्षकों का उद्देश्य होता है। समीक्षा क्यों की जाती है? इसलिए कि जो चीजें पाठकों की नजर से ना निकल पाए उसे हम अपनी कलम की ताकत से प्रकाशकों के दिमाग में यह बिठाएं कि इसको पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़िए और जानिए। मुझे चंद्रकला त्रिपाठी जी बहुत पसंद है और
मैं इनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहा करती थी और एक बार मैंने उषा किरण खान जी से कहा था कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। तो एक आयाम की मीटिंग थी जिसमें वो आई थी और उसमें मेरी एक किताब का लोकार्पण भी था। तो वहीं उन्हें मैंने देखा भर था, पर घनिष्ठता से मिल नहीं पाई थी, बस मिलना-जुलना हुआ था। तो मैं उनको पढ़कर उनकी लेखनी मुझे इतना आकर्षण इसलिए हुआ था कि मैं छात्रों के बीच बहुत रहती हूँ। अब बीएचयू के छात्र आकर जिस प्रकार उनके विषय में बताया करते थे कि वो कितनी मातृत्व से भरी हैं, उनके अंदर एक शिक्षक के साथ एक माँ भी है, तो वह और विजय पाल सिंह जी एक बड़े समीक्षक, बड़े प्रोफेसर थे बीएचयू के, उनके यहाँ इनकी चर्चा चली थी। विजय पाल सिंह जी के यहाँ मैं जाती थी। मैं बनारस में 3 साल रह के आई थी, तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ घूम-घूम कर शिक्षकों से मिल-मिल कर बस वही रह गई थी। तो उनको इस माध्यम से जानना, समझना अच्छा लगा। वंदना जी के कारण यह संभव हो पाया, तो मैं बहुत बधाई और मंगल कामनाएँ देती हूँ और सभी कथा लेखिकाओं को बहुत बधाई देती हूँ कि इस पुस्तक में आप लोग सम्मिलित हैं, संकलित हैं। मैं आगे भी शोध के जो काम करवाऊँगी, इस पुस्तक को ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। विश्वविद्यालय में इस पुस्तक की चर्चा करवाऊँगी और इसको शोध कर रहे बच्चों के समक्ष ज़रूर रखूँगी। यह मेरा वादा है और लेखिकाएँ जुटें, आगे बढ़ें। इन्हीं मनोकामनाओं, शुभकामनाओं के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सारगर्भित बातें आपकी रही। संक्षेप में ही आपने बहुत कुछ कह डाला और मानव संवेदना को बाजार कैसे प्रभावित कर रहा है, आंतरिक सौंदर्य को कैसे क्षति पहुंचा रहा है, ये सारी बातें आपके वक्तव्य में उभर कर आई हैं और मार्गदर्शन भी आपने दिया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने वक्ता की तरफ और हमारे बीच है जाने माने कथाकार श्री डॉक्टर हरियश राय जी। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस पुस्तक पर आपके क्या विचार हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन औपचारिकता के तौर पर मैं आपके बारे में दर्शकों को बता दूं कि आप लेखन के क्षेत्र में एक जाना माना ख्याति लब्ध नाम है। ज्यादा मत आपकी बताइए। कई पुस्तकें आपके कई पुस्तकें नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल, दहन, बर्फ होती नदी, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक, महफिल आदि प्रकाशित हो चुकी हैं और आप सामयिक विषयों पर कई किताबें लिख चुके हैं। कथा आलोचना में आपकी 3 पुस्तकें हैं और आप हम सभी के आदर्श हैं। आप सभी का हम सभी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई मार्गदर्शन तो नहीं दे सकता और ना ही अपने आप को इस योग्य समझता हूँ, लेकिन इस किताब पर अपनी बात ज़रूर कहूँगा। मुझे लगता है कि सुनीता जी ने अपनी बात शुरू करते वक्त आज की हमारी बातचीत का एक नरेशन सेट उन्होंने कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि हम लोग आज बातचीत करें तो किस संदर्भ में करें और किस मोड़ों से गुजरकर हमारी बातचीत जानी चाहिए। मैं कुछ और सोचा था, लेकिन उन्होंने जो बताया, जो एक सूत्र रखा बातचीत का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो उनकी बातचीत से मेरे दिमाग में कई सारी बातें आई और मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। सुनीता जी ने जब संपादन का जिक्र किया था कि साहित्य के संपादन की परंपराओं के बारे में बताते हुए, और डॉक्टर नगेंद्र तक आई थी, उनका इतिहास हम सबने पढ़ा है। तो एक अलग संदर्भ में मैं बात कहूंगा। जब मैं इस किताब को देखता हूँ, सारे बाजार कथा बांचती स्त्रियां, तो ये मेरे जहन में, जब ये किताब मिली तब भी मेरे जहन में सवाल था और मैं अभी भी इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका संपादन वंदना जी ने क्यों किया। जब संपादन की बात करता हूं तो मैं कहानी का एक परिप्रेक्ष्य, कहानी का एक व्यापक संदर्भ मेरे सामने आता है और कहानी के संपादन में मुझे सबसे पहले नाम याद आता है राजेंद्र यादव का, जिन्होंने एक दुनिया समानांतर कहानी किताब संपादित की थी। वो किताब एक ऐसी किताब थी जिसने कहानी में भी और कहानी की आलोचना में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आज भी राजेंद्र यादव की उस भूमिका को
एक आधार स्रोत के रूप में लोग याद करते हैं और पढ़ते हैं, और उस भूमिका के माध्यम से उन्होंने कहानी की एक समझ पैदा की थी, और वहां से या उससे कमोबेश आसपास कहानी को लेकर के संपादन का इतिहास बनना शुरू होता है, जो यहाँ आकर के ये उसकी एक नई मुकाम पर पहुंचते हैं। इसी कहानी कविताओं का संपादन हुआ, आलोचना का संपादन हुआ, लेकिन कहानी के संपादन की परंपरा में मुझे याद आता है कमलेश्वर ने कहानियों के 5 खंडों का संपादन किया और सारे कहानी का एक हमारे समय से इतिहास उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। साहित्य अकेडमी ने भीष्म साहनी के संपादन में कहानियों की किताब संपादित की, जो हमें तत्कालीन परिवेश की कहानियों से में परिचित कराते हैं। कहानियों के संपादन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम महेश दर्पण ने किया है, जो उन्होंने किया 10 खंडों में पहली कहानी से लेकर के आज तक की कहानी को उन्होंने शामिल किया। अलग अलग विषय के हिसाब से वो कहानियों के संपादन का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इधर पिछले दिनों कहानियों के संपादन में एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। विश्वरंग ने भोपाल में जो उन्होंने भी कहानी के 24 खंड मेरे ख्याल संपादित किए हैं, और कहानी का एक नया क्षितिज हमारे सामने रखा है। ये किताब इन सबसे अलग रहती है। इसके सिवाय क्यों अलग है वही मैं बताता हूँ। इसके सिवाय जो संपादन हुए हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के संपादन हुए हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की कहानियां, मातृत्व की कहानियां, सुख से संबंधित कहानियां, तमाम विषयों के संबंधित कहानियों का संपादन हुआ। फिर संपादन का एक दौर चला जब प्रांतीयवाद भी संपादन हुए। बिहार के लेखकों की कहानियां, पंजाब के लेखकों की कहानियां, हिमाचल के लेखकों की कहानियां, इस तरह के संपादन का ये एक हिंदी कहानी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो एक संपादन का एक नया एक परंपरा खड़ी होती है, हमें सामने दिखाती होती है। एक संपादन की एक मीनार से खड़ी होती दिखाई देती है। वंदना जी ने इस किताब का संपादन करके एक नया मुकाम हासिल किया है। नया मुकाम क्यों हासिल किया है? इन्होंने एक ऐसा विषय उठाया है जो हम लोगों को आए दिन, जिससे हम लोग जद्दोजहद करते हैं, आए दिन हम लोग परेशान होते हैं, आए दिन उससे आक्रांत होते हैं, और उससे बचने की कोशिश ना करते हुए भी हम उससे बच नहीं पाते। दरअसल विषय शीर्षक रखा है सरे बाजार कथा बांचती स्त्रियां। जैसे ही हम बाजार कहते हैं ना, तो कई सारे गीत, कई सारी चीजें जहन में एकदम कौनती हैं। गालिब ने कहा है ना, जब उठेंगे तो ले आएंगे बाजार से दिलो जा जाके, और है और भी दुनिया में उसी गजल का एक शेर है कि वो बाजार किस तरह का बाजार है वो गालिब बताते हैं। और कबीरदास कहते हैं हम कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, और तो और बाजार आज हम बाजार और बाजार में फर्क है। कबीरदास के बाजार में फर्क है, जब आज बाजार की बात करते हैं वो एकदम फर्क है। सूरदास भी कहे जाते हैं, सूरदास के उद्धव भी कहे जाते हैं, उद्धव मन नाही 10-20 एक तो गए शाम सो संग को अपराधे ईस। तो वो बाजार जो था वो अलग एक बाजार था। लेकिन आज जब हम बाजार कहते हैं तो उसका अर्थ एकदम भिन्न हो जाता है। ना कबीर के समय के बाजार में, ना सूरदास के बाजार में, ना गालिब के बाजार में वो बाजार नहीं था जो बाजार इन कहानियों के केंद्र में है। वो बाजार नहीं था जो आज सौंदर्य प्रतियोगिताओं के केंद्र में बाजार है। बाजार का वो मुनाफा नहीं था जो आज के बाजार के केंद्र में है। इसलिए वंदना जी की इस किताब का एक खास महत्व है कि वो सारे संपादन से अलग हट करके और बाजार की नई आक्रामक भूमिका को, बहुत सारे लेख हमको मिलेंगे पढ़ने के लिए, हजारों किताबें मिल जाएंगी बाजार को लेकर के, लेकिन एक रचनात्मक स्तर पर बाजार किस तरह हमारे जीवन में आ गया, बाजार किस तरह हमारी संवेदनाओं को आक्रांत करने लगा, किस तरह हमारे जीवन मूल्यों को बदल दिया। वो बाजार पहले था, वो बाजार हाट वाला बाजार था, लेकिन आज का बाजार जो है वो एक शोषक बाजार है, वो एक मुनाफे को केंद्र में रख के बाजार है। वो बाजार जो हमारी सारी मानवीयता को, हमारे सारे मानव मूल्यों को, जो हमारी सौंदर्य की अभिरुचियों को खत्म करने वाला बाजार है, उस बाजार को केंद्र में, उस बाजार के बारे में ये किताब बताती है। इसलिए इस किताब का खास महत्व है। और जो इन्होंने शीर्षक दिया था वो किताब का, तो अपने भूमिका में संपादकीय दृष्टि के बारे में सुनीता जी ने बहुत अच्छा कहा।
और मंगला जी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से कहा। जो इन्होंने कहा वो इस किताब का एक नाभिकीय है। वंदना जी ने कहा है, वहारे बाजार हम खड़े लाचार। ये हम इस बाजार के सामने हतप्रभ हैं, हम लाचार हो गए हैं। इस बाजार को कैसे तोड़े, इस बाजार से कैसे बाहर निकले। मैं जब आज के बाजार को देखता हूं तो इसको दूसरे अर्थों में देखता हूं। मैं ना कबीर दास वाला बाजार नहीं, ये आज का बाजार ग्लोबलाइजेशन का बाजार है। आज का बाजार अमेरिका का बाजार है। आज का बाजार मुनाफाखोरी का बाजार है। आज का बाजार लूट और खून चूसने वाला बाजार है और हम इसमें फंस गए हैं। अब इसका विकल्प क्या हो? अब इसका विकल्प तो कोई दिखाई नहीं देता। जब हम विकल्प की तलाश करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जाते हैं मधु कांकरिया के पास। तो मधु कांकरिया अपनी कहानी में बताती है नंदीग्राम के चूहे में। बहुत बड़े फलक की कहानी है। और वो कहा, देखिए बाजार जो हमेशा से खाली हाट बाजार नहीं है ना, गए और जाकर के ले आए सामान, वो वाला बाजार नहीं है। बाजार का संपर्क जो आज का बाजार है एक विश्वव्यापी एक राजनीति से चल रहा है और उस राजनीति को केंद्र में रखते हैं मधु कांकरिया नंदीग्राम के चूहे के माध्यम से। याद करिए बहुत पहले जब उन्होंने इसका अपनी कहानी में कहीं एक संकेत आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद जब तक वह चूहे पकड़ती है। दरअसल हम सब जानते हैं कि ये चीन के नेता थे जियांगो पिंग। माओ के बाद, जब माओ के बाद उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने माओ की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और उन्मुक्त व्यवस्था खोल दी। जो हमारे यहाँ 1901 में हुआ, उनके यहाँ बहुत पहले हो गया था। तो ये विश्व में कई सारे नारे प्रसिद्ध हुए हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स हैं। उस स्लोगन में जिनपिंग का ये स्लोगन बहुत बड़ा चला था कि उसने यह है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है सफेद जब तक वह चूहे पकड़ती है। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा देश है, हमें जब तक लोगों का शोषण करना है, जब तक हमारी मुनाफे की तिजोरियां भरती हैं, चाहे किसी भी तरीके से भरे, चाहे वो सत्ता को बदलने से बड़े हो, चाहे युद्ध कराने से हमारी तिजोरियां भरती हो, चाहे मारकाट करने से हो, चाहे आतंकवाद फैलाने से हो, किसी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाक्य है और इसी वाक्य को, इसी सूत्र को केंद्र में रख करके नंदीग्राम के चूहे कहानी लिखी गई है। आपको याद होगा इसका संकेत थोड़ा सा सुनीता जी ने किया है कि कलकत्ता में नंदीग्राम एक छोटा सा जगह है कलकत्ता में जहाँ की ये कहानी है और बंगाल के मिदनापुर जिले में था। और उस समय जब टाटा का नैनो प्लांट लगाया जा रहा था, बाद में उसका विरोध हुआ और उस विरोध में बहुत बड़ा मजदूरों का आंदोलन हुआ और उस काल्पनिक आधार पे ये जो मधु कांकरिया जी शिबूदास से मिलने जेल में जाती हैं और वो मजदूरों के आंदोलन का इतिहास बताती हैं। और उन्होंने इस कांकरिया में जो बाजार का एक दूसरे रूप को, जो उसकी राजनीतिक शब्दावली है जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवाद, ये पूंजीवाद ही बाजार का एक नया रूप है। ग्लोबलाइजेशन ही पूंजीवाद है। दरअसल उसको एक बहुत ही सॉफ्ट टर्म में कहने लगे हम ग्लोबलाइजेशन। वो जो शोषण का जो रूप है वो ही उसके अंदर है। तो जब वो शिबूदा के पास जाती हैं तो वहां जाकर के किस तरह ये बाजार नैनो की फैक्ट्री के लिए दमन करता है लोगों का और बाजार किस तरह उग्र रूप में आता है, तो ये उसका संकेत है बाजार का। और इसीलिए वो अभिजीत जो है वो एक जगह कहता है कि ये लड़ाई भी बिल्ली चूहे की निकली। तो बिल्ली और चूहे, एक शोषक और शोषित, दो लोगों की लड़ाई है। और मेरे ख्याल से वंदना जी ने, जब हर कहानी को मैं देखता हूँ, हर कहानी को पढ़िए तो एक अंतः सलीला की तरह बाजार का रौद्र रूप, बाजार का हिंसक रूप इसके अंदर मौजूद है। बाजार के साथ साथ एक चरित्र और इस कहानी में उभर के आता है, एक पक्ष और उभरा है, वो है बाबावाद का, बाबाओं का। और ये बाबा दो जगह, दो कहानियों में है बाबा। एक तो शोक, कौन सी कहानी है वो उसमें है, इस कहानी है वो, देखिए नाम याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। शोक पर्व, निधि अग्रवाल की कहानी। शोक पर्व कहानी निधि अग्रवाल की कहानी में है। और एक
की कहानी में है, सरपुरुष कहानी में नर्मदा बाबा, सर्पदंश, सर्पपुरुष कहानी में है। तो ये भी बाजार का ही एक, बाजार केवल सौंदर्य प्रतियोगिता ही नहीं पैदा कर रहा है जो उर्मिला श्री जी ने अपनी कहानियों में जिक्र किया है, बाजार ऐसे बाबा भी पैदा कर रहा है जो हमको, और आजकल तो बाजार बहुत उग्र रूप में है, ये बाबावाद कितना उग्र रूप में है हम रोज इसको देख रहे हैं, और वो ये उसका एक बहुत बड़ा शेड उस कहानी में निकल कर सामने आता है। इस बाजार से लड़ने के अलग अलग तरीके भी अडॉप्ट करे हैं जो उर्मिला शरीफ जी अपनी कहानी में दिखाती हैं, उसका अपना रास्ता। ये कहानी में कहीं पढ़ रहा था, ये जो उन्होंने कहानी में दो पात्र खड़े किए हैं, वृंदा और अनुराधा, और जो दो बाजार और नई परंपराएं, नए मूल्य और पुराने मूल्यों का अंतर्द्वंद, किस तरह एक लड़की है जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जाती है, ग्लैमर के पीछे जाती है, और किस तरह उसकी बहन उसको रोकती है, और बाजार के पीछे, इस बाजार के पीछे जो अंधेरा है, जो यातनाएं हैं, जो हमको अंधेरा मिलता है, वो अंधेरा कितना गहरा है, इसको मधु का अपना ये उर्मिला शिरीष जी इस कहानी में सामने रखने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने ये कहा है कहीं जगह अपने किसी इंटरव्यू में कि ये जो कहानी में दोनों पात्र हैं, वृंदा और अनु, ये उनकी छात्राएं रही हैं, और उन्होंने अपने जीवन में, और उनके बाजार एक हमको सपने भी दिखाता है, बहुत बड़े सपने दिखाता है, उस सपने के मोह में हम लोग फंसे चले जा रहे हैं, और बाद में एक बहुत कारुणिक स्थिति को हम पहुंचते हैं, जो ग्लैमर की दुनिया के पीछे सौंदर्य प्रतियोगिताएं भाग रही हैं। ये ग्लैमर भी बाजार ने खड़ा किया है जो इस कहानी में है। अभी इन दिनों, आज और कल में, यदि आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया को देखें तो हैदराबाद में जो विश्व सुंदरियां प्रतियोगिताओं में महिलाएं शामिल हो रही हैं, किस तरह उनकी फैशन परेड हो रही है, किस तरह लोग उनको देख रहे हैं, और वो किस तरह यूं ही नहीं है उसके पीछे, वो तो एक मुनाफे के लिए चीजें हैं, अपने मुनाफे के लिए उनको क्रिएट किया जाता है, एक प्रोडक्ट के रूप में क्रिएट किया जाता है कि हम इनके माध्यम से अपनी क्रीम बेचेंगे, अपने लिपस्टिक बेचेंगे, अपने पाउडर्स बेचेंगे, अपने सौंदर्य के तमाम साधन बेचेंगे, तो उन्हें इसलिए ये चीजें खड़ी की जाती हैं। और ये जो इसके पीछे अंधकार है, जो गहरा अंधेरा है, उसका भी इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें संकेत किया है। ये इनकी चयन दृष्टि है वंदना की, उन्होंने ऐसी कहानियों को चयन किया। बीच में मैं जरूर कहूंगा, सुनीता जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, बेहतर होता कि आप दो कहानियां ना देते, क्योंकि दो कहानियां देने से हम कुछ नए लोगों से वंचित रह जाते। हाँ, इसका अब ये है कि आप बाकी की और भी श्रृंखलाएं, इसी क्रम में और भी श्रृंखला संपादित करें, जिसमें देखिए आजकल सारे केंद्र, कोई भी आप विषय उठा लीजिएगा, वो विषय सारे बाजार से ही बीच से निकल के आएंगे, इससे बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो घर परिवार हो, शिक्षा हो, कोई भी हो। तो आप इसी विषयों को लेकर के और भी नए लेखकों को, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, वो इस विषय पर कहानियां मिल जाएंगी। आपकी ये किताब जो है ना, संपादन, एक इस भ्रम को, बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है, बड़े मिथ को तोड़ती है कि महिलाओं की दृष्टि बहुत सीमित है। अभी कहा मंगला जी ने, ये उस भ्रम को बहुत तोड़ती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात, हालांकि पहले से भी मैं जानता हूँ, पर आपने इसको स्थापित किया है कि एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ, एक वैचारिक कमिटमेंट के साथ, एक वैचारिक सोच के साथ, और एक संवेदनाओं के साथ स्त्रियां, हमारी महिला कथाकार इसमें शामिल है। आज यदि आप देखें ना, मैं अन्यथा नहीं लूंगी, यदि आप पहले किसी को पढ़ें तो शायद हमें लगेगा कि वो लोग ओवररेटेड कथाकार हैं, या कथा के क्षेत्र में जो महिलाएं पहले की पीढ़ी के हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओवररेटेड, मुझे ऐसा लगता है उनकी तुलना में, जब आज की तुलना में करते हैं, क्योंकि आज की महिलाएं, आज की लड़कियां कथा के क्षेत्र में ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा आइडियोलॉजिकली मैच्योर्ड है, और ज्यादा अपने अनुभवों को बोल्डनेस तरीके से सामने रख रही है। ये समय की मांग है, हम इस समय की मांग से हम पीछे नहीं हट सकते। और यही चीज है जो हमारी जो कहानी 70 और 80 दशक की कहानियों को 2020 की कहानियां अलग करती हैं, कि वो हिम्मत, वो हौसला, वो साहस, वो आइडियोलॉजिकल मैच्योरिटी हमको
यहाँ दिखाई देती है जो शायद वहां नहीं दिखाई देती हुई। कई बार मुझे लगता है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन फिर भी नाम जबान पे आ ही जाता है, मैं मोहन राकेश को नाम लेता हूँ, कमलेश्वर का नाम लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है बहुत बड़े कथाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की बहुत सीमाएं मुझे दिखाई देती है। आज हम जब पढ़ते हैं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं प्रेमचंद को या भीष्म साहनी को, तो सीमाएं नहीं दिखाई देती हैं। ये जो कहानी हमारी मध्यवर्ग तक सीमित थी, ये कहानी हमारी, आपकी ये किताब उस मध्यवर्ग से एक लंबी छलांग निकल के बाहर के परिवेश में आती है, जो इस किताब की जो इसकी किताब की उपलब्धि और आपकी संपादकीय दृष्टि की बहुत बड़ी खासियत है इसमें। इसी तरह जो मैं कहूंगा, एक बाजारवाद ने बाबाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष हिंसा किस तरह आई है हमारे यहाँ। बाजार केवल सामान खरीदना और सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक ही काम नहीं हुआ है, हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप में हिंसा है, हमारे समाज कितना हिंसक हो उठा है। आज हम सोचते हैं क्यों जरा जरा सी बात पे लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ये जो हिंसा पैदा हो रही है, ये शोक पर्व में निधि अग्रवाल ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी कहानी में इसको रखा है कि बाबा और माँ का व्यवहार, यदि आप कहानी उसको देखें तो पता चल जाता है कि, और बाजार जो सत्ता जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने अस्तित्व को मजबूती से बनाए रखने के लिए पाखंड का भी प्रचार करती है, और वो पाखंड निधि अग्रवाल जी ने अपनी कहानी को पकड़ा है। और जो आजादी के बाद जो शोषण की परतें हैं, जो बाजार ने शोषण की परतें बनाई हैं, वो निधि अग्रवाल ने अपनी इस कहानी में बहुत खूबी से रखा है। और आपकी तारीफ की जानी चाहिए वंदना जी कि आपने ऐसी कहानियों को हमारे सामने बहुत रखा है। इसका भी मैंने जिक्र किया। इसी के क्रम में सर्प पुरुष भी कहानी, आप देखिएगा, हम आज 21वीं सदी में बैठे हैं और कई बार हमको लगता है कि हम 14वीं या 15वीं सदी का जीवन जी रहे हैं। 14वीं या 15वीं सदी के शासक हैं हमारे, और हम 14वीं या 15वीं सदी में जी रहे हैं, जहां बाबाओं का भयानक जाल बिछा हुआ है, जहां लोग इस आशय से, जो उसने संकेत किया है, उसके कहानी का पात्र जो है सांप काटने पर जो मर जाता है, और वो इस आशय से लोग उठते हैं कि जो नदी की लहरें इसके जहर को पी लेंगी और ये जिंदा वापस आ जाएगा। ये कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा ढकोसला है, ये हमारे समाज में है, और इसको ये कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। और आपने जब बाजार के कई रंग हैं, एक रंग ही नहीं है जो मैंने शुरू में किया, कई रंगों को आपने इस बाजार में पकड़ा है। मन्नत टेलर्स कहानी में प्रज्ञा ने, आप देखिए, बहुत छोटी सी चीज को पकड़ा है। हमारे जीवन में दर्जी आजकल गायब हो गए, कॉर्पोरेट कल्चर इस तरह हावी हो गई, हम कहीं आप छोटा सा काम यदि अपनी शर्ट को ठीक करवाने जाएंगे तो दर्जी ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो कहेगा आप छोड़िए, आप इस चीज को नई शर्ट ले लीजिएगा। ये छोटे छोटे धंधे, कितने कुटीर उद्योग, कितने छोटे छोटे धंधे हमारे बाजार से, इस बाजार में गायब हो गए। जो मैंने शुरू में कहा ना, एक आतंककारी रूप है बाजार का, वो ये पूरा एक वितान बनता है। टोटलिटी में इस कहानी को, इस किताब को देखें तो बाजार का इस आतंक के रूप में बनता है। अब हम, एक जमाना था आज से 10 साल पहले, भाई मिडिल क्लास ये बाजार की गिरफ्त में है, हम समझ रहे, या मिडिल क्लास को हे दृष्टि से देखते थे, ये मध्यवर्गीय सोच है, ये कह करके खारिज करना चाहते थे कि लालची मध्यवर्ग है, आत्म केंद्रित मध्यवर्ग है, और बाजार की हर चीजों का उपभोग करना चाहता है, उपभोक्तावाद है इसके अंदर। अब आज देखिएगा, जो वंदना वाजपेयी क्या कह गई है अपनी कहानी में, एक काम करने वाली बाई कहती है कि मैं 10,500 का मोबाइल खरीदूंगी। यहाँ देखिए बाजार वहां तक पहुंच गया, ये केवल मध्यवर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, किस तरह छोटी छोटी अपने पैसों से बचा करके जो वो अपना घर परिवार चलाते हैं, तमाम आर्थिक अभाव में घर परिवार चलाते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए वो शिक्षा की बात नहीं करती। वो काम वाली बाई ये नहीं कहती कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, वो ये कहती है बच्चे के लिए 10,500 का मोबाइल लेकर के दूंगी। ये बाजार है, ये जो मध्यवर्ग से ही नहीं, आम आदमी तक, एक सर्वहारा वर्ग तो इसको मैं कहूंगा, वहां तक बाजार ने अपनी पहचान बना ली है। इसकी जिक्र कर देती है, इसका भी जिक्र किया आप लोगों ने पूनम सिंह की कहानी का। सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से, मुनिया के माध्यम से वो उसकी फोटो खिंचवाना चाहता है, और फोटो खिंचवा करके ऑटो रिक्शा में लगवाना चाहता है ताकि उसका विज्ञापन हो, उसका लोन वापस हो सके। तो एक कर्महीनता की स्थिति भी बाजार ने पैदा कर दी है, उसको भी आपने इस कहानी में बहुत बेहतरीन तरीके से रखा हुआ है। और जेब सोखती दोपहर, देखिए बाजार ने हमें इतनी चीजें दी हैं, लेकिन करुणा भी हमारे मन में पैदा की है। आशा पांडे ने
अपनी कहानी में 2 स्तरों पर ले गई अपनी कहानी को। एक तो करुणा पैदा करती है उस फेरी वाले के उसके माध्यम से उनको सामान बेचना चाहता है, और दूसरा वो भी है कि किस तरह वो उनको ठगी सिखा गया है। 2 ध्रुवों पर कहानी चलती हुई बाजार की स्वरूप को सामने रखती है। और जो अभी किसने कहा कि स्त्रियों के लिए कहानियों के विषय बहुत सीमित होते हैं और बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं। मैं जब कल्पना मनोरमा की कहानी पढ़ रहा था तो मैं देख के हैरान रह गया। इतनी महत्वपूर्ण कहानी और एक वित्तीय बाजार की कहानी लिखी है उन्होंने। तो वित्तीय बाजार के उतार चढ़ाव को, वित्तीय बाजार के संकटों को, वित्तीय बाजार के पैमानों को, शेयर मार्केट, डीमेट अकाउंट, यहाँ से गुजरते हुए मुनाफा कमाना और बाद में अपने लिए अपनी जगह खुद तलाश करना, ये कल्पना मनोरमा ने कहानी में दर्ज किया है, जो बहुत ही बेहतरीन कहानियां इसके अंदर है। बाकी कहानियां भी, किरण सिंह हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कहानियां, उसको भी आपने शामिल किया है। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की श्रृंखला और सब संपादित करें, बल्कि एक श्रृंखला आप संपादन करें बाजार को लेकर के, और उसमें स्त्री कथाकारों को और समकालीन कहानीकारों को, स्त्री कथाकारों को अलग मत करिएगा, पूरे समकालीन कथाकारों, समकालीन कथा जगत को एक नए तरह से पेश करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरह आज हम एक दुनिया समानांतर को याद करते हैं, आने वाले समय में हम आपकी इस किताब को भी याद करेंगे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है आपने कही बाजार के बारे में, क्योंकि आपने कही कि बाजार ने हमें, हमारे संवेदना को भी झकझोरा है, क्षति पहुंचाया है। ये एक शोषक बाजार भी हमारे सामने आया है। सही में बाजार से हम सुकून की तलाश करते, चीजों को खरीद कर लाते हैं तो लगता है कि अच्छा बहुत ये है, संवेदना हमारा वहाँ अच्छा दिखता है। लेकिन जब शोषक बाजार उस चीजों को क्षति पहुंचाता है, बड़े बड़े जो दुकानें हैं, वो छोटे छोटे काम करने वालों को, जैसे दर्जी की बात सर ने कही, तो उनको जो क्षति पहुंचा रहा है, तो ये शोषक बाजार भी हम सभी के बीच है, हम सभी ये देख रहे हैं। और बाजारवाद राजनीति और अध्यात्म को भी किसी न किसी रूप में उसमें भी पैठ है बाजारवाद का। ये सारी बातें सर की बातों से सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वक्तव्य के लिए। अब मैं रुक करूंगी, आज की जो पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, उनकी तरफ रुक करूंगी, उनसे उनकी किताब के बारे में जानना चाहूंगी। उनका परिचय मैं दे दूं, ये हिंदी में MA BEd PhD है, सिलीगुड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिका है। इनकी पुस्तकें मयूर पंख ख्वाहिशों के, फिर लौटेंगी स्त्रियां, अस्मिता की तलाश आदि कई महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई है और चर्चित भी रही हैं। ये विभिन्न पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती है और आकाशवाणी कर्सियांग से कविताओं और कहानियों का नियमित इनका प्रसारण भी होता रहता है। ग्रीस में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में नए पाठक सम्मान तथा एथेंस में सुकरात संस्था द्वारा सुकरात स्मृति सम्मान, मैथिली शरण गुप्त स्मृति सम्मान आदि कई प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुके हैं और इन्होंने नाटकों का संचालन और निर्देशन भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इस पुस्तक को लिखने की बात आपके जहन में कैसे आई और इसका जो इतना खूबसूरत सा आकर्षक नाम है वो आपने कैसे चुना? नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं अटूट बंधन मंच को साहित्य के नए संदर्भों से, नए आयामों से जोड़ने वाली लेखिका, वर्तमान कथाकार वंदना जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक पर चर्चा रखकर समकालीन वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक, जिनकी गहरी आलोचकीय दृष्टि है, उनको परिदृश्य में रखकर मेरी किताब पर जो चर्चा करवाई, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे खूबी हमारी संचालक रेखा भारती जी की है कि उन्होंने अपने संचालन के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को साधे रखा। मैं आदरणीय हरियस राय जी, डॉक्टर सुनीता जी और मंगला रानी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि आज मैं कटघरे में खड़ी होंगी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की है, उसे
आपके जो वाक्य हैं उनके आईने में जब मैं खुद को परखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अनजाने में मुझसे कोई ऐसा काम हो गया है जिसकी आप लोगों से सराहना मिली मुझे। सबसे बड़ी बात है कि इस पुस्तक का रेखा जी ने सवाल पूछा कि आपके मन में ये कैसे आया। तो मैं ये कहूंगी कि 2021 में मैं पूनम जी की कहानियों से वाकिफ हुई और उनको मैंने फोन किया। उनकी एक खरपतवार कहानी संग्रह है, उस पर मैंने समीक्षा लिखी और इस दौरान उनसे बातचीत होती रही, परिचय बढ़ा, आत्मीयता बढ़ी और इस आत्मीयता के दौरान बहुत सारी बातें होती रही और इस आत्मीयता के सूत्र में ही ये बात उभर के आई कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो विषय केंद्रित हो। इसके पहले मैं कुछ समीक्षाएं लिख चुकी थी और मैं कहूंगी कि अच्छी पत्रिकाओं के संपादकों ने उन समीक्षाओं को छापकर मेरे अंदर जो ऊर्जा पैदा की कुछ नया लिखने की। मैं थोड़ा चंचल हूँ, बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। 2017 से 2023 तक मैंने 6 कविता संग्रह आए मेरे, परंतु फिर मुझे लगा कि कोई नया काम करना चाहिए। समीक्षा में हाथ आजमाया और उसके बाद फिर लगा कि कुछ यात्रा वृतांत भी लिखूं, कई जगह जाती हूँ तो वो भी एक संपादक छाप रहे हैं, वो सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जो दो तरीके से मैं इसको लूंगी कि मेरे मन में भी था कि कुछ ऐसा काम करूं जो अलग तरीके का काम हो। तो इस संदर्भ में मैंने पूनम जी से राय मांगी और वो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करती रही। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कहानियों के माध्यम से मैंने अन्य कहानियों को, वर्तमान समय की कहानियों को जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर कहानियों की जो अंतर योजना थी वो मेरे दिमाग को कचोट रही थी और मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए, इन कहानियों को सामने आना चाहिए। तो जब मैंने इन वरिष्ठ कथाकारों से और समकालीन कथाकारों से अपना ये प्रस्ताव रखा उनके सामने, तो मैं कहूंगी कि बड़े सहज तरीके से मेरे इस प्रस्ताव को उन सभी ने स्वीकार किया और कहा कि आपका स्वागत है, इस तरह का काम होना चाहिए। और अपनी कहानियां भेजकर मुझ पर जो विश्वास किया, तब मुझे लगा कि नहीं, इस विश्वास में खरे उतरने के लिए मुझे मेहनत की जरूरत है और बहुत अच्छी कहानियां मेरे सामने से गुजरी। और उन कहानियों को मैंने जब खंगाला तो देखिए कहानी साधना बहुत मुश्किल है और कहानी साधने के साथ साथ उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ना बहुत कठिन काम है। हमारे जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी कथाकार थे, उनकी सभी की कहानियां एक नए नए आयामों को खोल रही थी, बाजार के नए चित्रों को हमारे सामने उपस्थित कर रही थी, परिदृश्यों को हमारे सामने उपस्थित कर रही थी। तब मुझे लगा कि इन कहानियों की गहरी पड़ताल मुझे करनी होगी, तब उन पर विस्तार से लिखना पड़ेगा। सच कहा जाए तो एक एक कहानी को मैंने 4 बार पढ़ा और जो कहानियां कठिन थी, मैं कहूंगी कि किरण सिंह जी की कहानियां, पूनम सिंह जी की कहानियां मुझे बहुत चैलेंजिंग लगी और उन पर काम करने में मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि वो वास्तव में मैं देखना चाहती थी कि उन कहानियों के माध्यम से मैं खुद को कितना प्रस्तुत कर पा रही हूँ या जो उनकी कहानियों की अंतर योजना है, जो सूत्र उन्होंने पिरोए हैं। और जिस तरह से अब आप किरण जी की अगर हम कहानी को ले लें तो देखा जाएगा कि उन्होंने एक परंपरा, जो स्थानीय परंपराओं के माध्यम से बाजार को जिस तरह से उभारा है, वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। उनकी जो लक्ष्मी पात्र है, देखिए उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक छोटे से पहाड़ी अंचल है जो, उसमें सिर्फ 16 परिवार है और 16 परिवार में सिर्फ परिवार जो है चले जाती है क्योंकि वहां चिकित्सा की, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन लक्ष्मी अंततः डटी रहती है अपने भाई के साथ और वो कहती है कि वो डलहौजी में अपना कस्बा नहीं दूंगी। तो ये कहानी मैं कहूंगी कि रोंगटे खड़े कर देती है। तो इस तरह की कहानियां जब मेरे सामने आई तो मेरे सामने चैलेंज भी सामने आया और मुझे लगा कि इन लोगों ने, इतने बड़े कथाकारों ने जब मुझ पर विश्वास किया है और कहानियां भेजी हैं तो मुझे बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जो सुनीता जी ने रखी है सामने कि
हम और 6 कहानीकारों या 5 कहानीकारों को रख सकते थे, नए कहानीकारों को। तो मैं आपको बताऊं कि पहले मेरी ये योजना थी कि मैं कुछ कहानीकारों की 2-2 कहानियां लेकर संपादन करूंगी, लेकिन बाद में जो उपलब्ध सामग्री मुझे मिली, किसी के एक ही कहानी मिली, तो उस आधार पर मैंने काम किया। आपने एक नई सोच, नई दृष्टि दी है मुझे, और सर ने कहा है, हरीश राय जी ने, कि हम ऐसे और भी जो है संपादन के कार्य करें। तो निश्चित ही आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोगों ने सराहा, तो मेरे अंदर एक नई प्रेरणा जागृत हुई कि मैं इस तरह के संपादन का कार्य करूं। और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि इतनी ही मेहनत के साथ, इतनी ही लगन के साथ मैं अन्य कथा, सर ने कहा कि आप समकालीन कथाकारों को लीजिए, डिवाइड करना मेरा भी मकसद नहीं है। समकालीन जो कथाकार हैं, उनकी जो बाजार से संदर्भित या अन्य विषय केंद्रित जो कहानियां हैं, उन पर मैं काम करना चाहूंगी। और मंगला रानी जी ने जो स्नेह दिया, और सभी ने जो मेरी जिज्ञासाएं थी, पूनम दी से मैं बार बार बात करती थी। इस किताब का जो शीर्षक है, मैं कहूंगी कि मैंने कल्पना जी से बात की तो 10 शीर्षक हमारे सामने थे, लेकिन मैंने पूनम दी से फिर दोबारा बात की कि पूनम दी, इसका शीर्षक क्या रखा जाए, क्योंकि हमारे शीर्षक पूरी किताब पर जो है लागू नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोचती हूँ। और उन्होंने रात में मुझे फोन किया कि वंदना, इसका शीर्षक अगर सरे बाजार कथा वांचती स्त्री रखेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैंने देखा कि उसमें स्थानीय ताकि लय, और ये लय मेरी कविता संग्रह से मिलते हैं। फिर लौटेंगी स्त्रियां, छलांग मारती स्त्रियां, सरे बाजार कथा वांचती स्त्रियां। तो ये शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने मनोज छाबड़ा जी से बात की। उन दिनों दिल्ली में उनके चित्रों की प्रदर्शनी चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी किताब के लिए एक कवर पृष्ठ चाहिए। तो उन्होंने व्यस्तता के बावजूद, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी इस मंच से ही, कि उन्होंने व्यस्तता के बावजूद वो कवर पेज मुझे बना के दिया। और धन्यवाद देना चाहूंगी सर्वभाषा ट्रस्ट को कि उन्होंने मेरी संपादन की पुस्तक को प्रकाशित किया। और एक और बात, मैं सभी कथाकारों को धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ से, कि अगर मुझे किसी तरह की मेरी जिज्ञासा हुई और किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत हुई, तो सभी ने मेरा साथ दिया, सभी ने मेरा सहयोग दिया। और दूसरी बात, इस मंच पर ये जो आज चर्चा हो रही है, इसके पीछे प्रेरणा सुनीता जी की रही। उन्होंने किताब को, मैंने उनसे कहा कुछ दिन पहले कि मैं मेरे संपादन की किताब आ रही है, तो बोली मैं सबसे पहले खरीदूंगी। और उन्होंने उस किताब को सबसे पहले खरीदा। और उस समय उनके तेवर दूसरे थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं बोलूंगी, लिखूंगी। लेकिन आज जो उन्होंने अपना एक वक्तव्य पेश किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मार्गदर्शन है मेरे लिए। हरीश राय जी ने जो बात कही है, उस पर मैं जरूर अमल करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, और हमारे जो बंधु हैं, उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं मेरे लिए खाद पानी का काम करती हैं, और मैं ऊर्जा से होकर जो है आगे का काम करती हूँ। तो ये रास्ते तो खुल गए हैं, हाँ, आप लोगों की सराहना के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से, कथाकारों के सहयोग के माध्यम से, और एक आलोचकीय दृष्टि, सूक्ष्म आलोचकीय दृष्टि जो आप लोगों ने मुझे दी है, और जो हमें बताया है कि ये काम और करना चाहिए, आगे इस तरह का कार्य होना चाहिए। मंगला रानी जी ने कहा है कि इस पुस्तक पे मैं अपने विद्यार्थियों के सामने चर्चा रखूंगी, ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और देखिए, सुनीता जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही हैं। शायद इतनी विस्तार से उन चीजों को मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन एक आलोक मेरे सामने आया, और अब मैं चाहूंगी कि उस नजरिए से भी मैं अपनी जो आगे के कथाकार हैं उन पर काम करूंगी। तो वो नजरिए, वो पुस्तकें, हरीश राय जी ने भी कहा, उन पुस्तकों को मैं पढ़ूंगी। इसके बीच में मैंने बहुत सारी पुस्तकें, हरीश राय सर की भी पुस्तक पढ़ी इस कार्य के संपादन के पहले। और प्रज्ञा रोहिणी जी ने मुझे बार बार प्रेरित किया कि हाँ, वंदना अच्छा काम कर रही है। उनकी कहानियां, सभी कथाकारों की, मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सभी कथाकारों की कहानियों में अपने एक अलग अलग बाजार के प्रतिरूप है, परिदृश्य है। उन परिदृश्यों को मैंने खंगालने की कोशिश की। और बीच में मैं ये कहूंगी कि कुछ कहानियां तो अपने समय से बहुत आगे की बात कहती है। अगर मैं पूनम दी की वाग
इस्लाम की सयाद आया, उस पर मैं बात करूं तो उन्होंने दिखाया कि अगर इस तरह से इत्र की खेती होती रही तो शायद बाद में खेती की जमीन नहीं रही, तब जो है हमें कैप्सूलों में जो है बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना पड़ेगा, अगर इस तरह की स्थिति होती है। और आप सरपुरुष की ही बात लीजिए, अगर हम सरपुरुष जो डमरुआ है, अगर उसकी देह को हम पृथ्वी मान लें और जिस तरह से सर्प जो है लिपट रहे थे, तो मुझे लगता है कि पृथ्वी के तापन को हम उस डमरुआ की देह के रूप में देख सकते हैं। तो कुछ कहानियां अपने समय से परे की भी बात कहती हैं, भविष्य दर्शाती है, हमारे सामने सचेत करती हैं हमें कि इस तरह से अगर जंगलों का कटान होता रहा, अगर इस तरीके से जो है कृषि व्यवस्था पर करारा प्रहार होता रहा, और कटते रहे खेत फसलें और हाईवे बनते रहे और मॉल बनते रहे, तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। यहाँ से मैं सभी कथाकारों को और हमारे जो आलोचक थे, जिन्होंने वास्तव में मुझे बहुत बड़ा रास्ता दिखाया, बहुत बड़ी प्रेरणा दी और उत्साहित किया, सबसे बड़ी बात है कि शायद इस दोष में मैं आगे और भी काम करूं। और मैं ये कहूंगी कि एक पाठक के तौर में मैंने सभी कहानियों को आंका था और उसका विश्लेषण करने की कोशिश की थी, समीक्षा करने की कोशिश की थी, और नादानी में अगर ये अच्छा काम हुआ है और आप लोगों की सराहना मिली है, सबसे बड़ी बात मेरे लिए वही है। आप लोगों ने उसको आंका, परखा, एक अपना दृष्टिकोण रखा और उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं मंच की संचालिका को धन्यवाद देना चाहूंगी और पुनः वंदना जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, और यही कहकर मैं अपना वक्तव्य ये नादानियां भविष्य में भी जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत आपको बधाई आपकी इस नायाब पुस्तक के लिए जिसका आपने संपादन किया है। वाकई भीड़ से अलग करने वाली ये पुस्तक है, साहित्य और लेखन, और खासकर स्त्री लेखन को अलग करती है। इसमें कई बातें आज सामने आई बाजारवाद को लेकर, कैसे हमने जाना कि बाजार शोषक भी है और संवेदना के साथ भी है, संवेदना से परे भी है। ये बाजारवाद राजनीति से भी जुड़ा है, अध्यात्म से भी जुड़ा है, हमारे जीवन के छोटे छोटे हर पहलू से भी जुड़ा है। कहीं ना कहीं हम बाजारवाद को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी है कि हम उलझ भी रहे हैं इस बाजारवाद में। हमारी संवेदनाएं नकारात्मक भी हो रही हैं इस बाजारवाद के कारण। बहुत सारी बातें इसमें चर्चा में आई हैं, बहुत सारी छूट भी रही है। इसकी ये ऐसा रेखा जी, विषय मैं है। एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पर जी कि जी हमारे जो समकालीन कथाकार हैं, वंदना वाजपेयी कहें, कल्पना जी कहें, आशा पांडे जी, निधि, ये सब भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और इन्होंने भी एक नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से बाजार को देखा है। और स्त्रियों की वो स्त्रियोचित जो भावनाएं होती है, छोटी छोटी जो संचय करती हैं चीजों का, भौतिक वस्तुओं का, उस संचय के पीछे जो है उनकी जो सूक्ष्म लालसा है, और वो सोचती भी हैं। देखिए, मध्यम वर्गीय स्त्रियां सोचती भी है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये हम बच्चों के लिए खर्च कर सकते थे या हम ये बचा सकते थे। तो ये दोहरी जो बातें आई उन कहानियों में, उन्होंने भी मुझे बहुत बड़े लिखने की प्रेरणा दी। उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शायद मैं जयश्री जी की जो कहानियां हैं, आप सभी वाकिफ हैं उनकी कहानियों से, जो मछुआरों पर उन्होंने बात की, जो संकट आया, जिस तरह से क्रेसर लगे गोवा में और जिस तरह से बदलाव आया, वो आर्थिक संकट, उसको भी उन्होंने बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। मोनालिसा मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है। मोनालिसा के साथ वो काली कलूटी जो जयश्री राय जी की कहानी है, वो भी बहुत अच्छी है। वो जो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं बहुत सारी कहानियां वर्तमान समय में, वो प्रश्न चिन्ह ही शायद हमारी नई पीढ़ी के लिए बीज तत्व हैं, जो वो समझेंगे कि बाजार का जो एक संघातक रूप हमारे सामने है, उसके लिए हमें किस प्रकार सोचना है, उसके परिणामों के बारे में। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। जी, बाजार बात पे आपने बहुत अच्छी पुस्तक का संपादन किया है, जो साहित्य के आयाम को एक नए दृष्टिकोण से लोग देखेंगे इस पुस्तक को, साहित्य के दृष्टिकोण से और बाजार के भी दृष्टिकोण से।
बाजार या भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमने इसमें चर्चा किया और छूट भी रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पे बातें खत्म ही नहीं होगी, निरंतर चलती रहेंगी। और शायद इसीलिए आज में ये भी बात आपसे आग्रह हुआ कि आप एक नई पुस्तक फिर से लेकर आएंगी, इसका अगला भाग लेकर आएंगी और नई कहानियां जो छूट रही हैं उन सभी को संपादित करेंगी। और हम सभी फिर से आपकी उस पुस्तक पे परिचर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी कहानियों को, और आपके संपादन का जो सूक्ष्म पहलू है उससे हम लोग रूबरू होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पूरे अटूट बंधन परिवार की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण पुस्तक पर आज परिचर्चा के लिए आप सभी उपस्थित हुए और अपना महत्वपूर्ण समय आप लोगों ने दिया। और इस पेज पे जुड़े हमारे सभी दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें शिद्दत से सुन रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार।